नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम अंग्रेजी भाषा की उन गलियों में जा रहे हैं जहां शब्द अक्सर हमें उलझा देते हैं। हाँ, वो शब्द जो सुनने में या कभी-कभी लिखने में भी इतने एक जैसे लगते हैं कि धोखा हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन उनके मायने होते हैं जमीन आसमान जितने अलग। इन्हें होमोनिम्स या फिर कंफ्यूजिबल्स भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आम प्रकार से, वो शब्द जिनकी ध्वनि मतलब आवाज एक जैसी है, पर मतलब और अक्सर स्पेलिंग भी अलग होती है। हाँ, होमोफोन्स। जैसे एक बहुत ही सरल उदाहरण है, सन, SUN यानी सूरज। हाँ। वाक्य में कहें तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व में उगता है। और इसी आवाज वाला दूसरा शब्द है सॉन, SON। यानी बेटा या पुत्र। बिल्कुल। जैसे हिज सन स्टडीज इन दिल्ली, उसका बेटा दिल्ली में पढ़ता है। सुनने में सन, पर मतलब कितना अलग। हाँ, ये तो शायद ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन होता क्या है ना, लिखते समय जल्दबाजी में कभी-कभी गलती हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, एक और ऐसा ही जोड़ा है स्टोरी और स्टोरी का। स्टोरी STORY, इसका मतलब है इमारत की मंजिल। जी हाँ, मंजिल। जैसे 5 स्टोरी बिल्डिंग, एक 5 मंजिला इमारत। जबकि स्टोरी STORY, इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, कहानी। कहानी, हाँ। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, कहानी दिलचस्प थी। यहाँ देखिए स्पेलिंग का फर्क है, एक में ई है, दूसरे में नहीं। हाँ, और यही छोटा सा ई का होना या ना होना मायने बदल देता है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें ही लिखने में स्पष्टता लाती हैं। सही कहा आपने। संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट हमेशा बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और जोड़ा देखें, स्ट्रेट और स्ट्रेट। स्ट्रेट STRAIGHT, इसका मतलब है सीधा। हाँ, सीधा। जैसे ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा खींचो। और दूसरा है स्ट्रेट STRIT। हाँ, STRIT, इसका मतलब है जल डमरू मध्य। हाँ, वो भूगोल वाला। जी, पानी का वो संकरा रास्ता जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। जैसे हम पढ़ते हैं, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इम्पॉर्टेंट। हॉर्मुज जल डमरू मध्य महत्वपूर्ण है। तो स्पेलिंग का फर्क यहाँ साफ है, और मतलब भी बिल्कुल अलग है, एक ज्यामिति दूसरा भूगोल। एकदम अलग। कुछ शब्द तो और भी मजेदार होते हैं, मतलब स्पेलिंग एक पर कभी वो क्रिया होते हैं, कभी संज्ञा, और अर्थ बदल जाता है। हाँ, ये भी होता है। जैसे स्प्रिंग SPRING, क्रिया के रूप में इसका मतलब है उछलना या कूदना। जैसे द कैट स्प्रैंग ऑनटू द वॉल, बिल्ली दीवार पर उछल पड़ी। अच्छा, और संज्ञा के रूप में संज्ञा के रूप में यही स्प्रिंग शब्द बन जाता है वसंत ऋतु। ओहो। फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, बसंत में फूल खिलते हैं। हाँ, एक ही शब्द दो अलग भूमिकाएं। वाकई। इसी तरह का एक और उदाहरण है टेयर, TEAR। हाँ, ये वाला तो बहुत कंफ्यूज करता है। बिल्कुल, जब ये क्रिया होता है तो इसका उच्चारण होता है टेयर, और मतलब होता है फाड़ना। टेयर, हाँ। जैसे डोंट टेयर द पेपर, कागज मत फाड़ो। लेकिन जब यही स्पेलिंग संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होती है तो उच्चारण बदल जाता है। टीयर, हाँ टीयर, और मतलब होता है आंसू। आंसू। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए। वाह, यहाँ तो उच्चारण ही पहचान बदल देता है ना जी। ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। बिल्कुल, उच्चारण का ये खेल ध्यान देने लायक है। अच्छा, अब उन शब्दों पर आते हैं जहां वर्तनी यानी स्पेलिंग में बस जरा सा फर्क होता है, लेकिन वो बहुत आम गलतियों की वजह बनता है। हाँ, जैसे फैन THAN और देन THEN। मुझे याद है स्कूल में ये मुझे बहुत कंफ्यूज करते थे। अरे ये तो बहुत ही आम है। टैन जिसमें ए आता है उसका इस्तेमाल होता है तुलना करने के लिए, से के अर्थ में। हाँ, जैसे शी इज टॉलर देन मी, वो मुझसे लंबी है। बिल्कुल। और देन THEN जिसमें ई आता है, वो समय बताता है तब, या फिर क्रम बताता है फिर। सही। जैसे फिनिश योर वर्क देन रेस्ट, अपना काम खत्म करो फिर आराम करना। सोचिए, बस एक अक्षर ए और ई का फर्क और पूरी बात बदल गई। बिल्कुल। एक और जोड़ी देखते हैं जहां भूतकाल का रूप थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है, थ्रू, THREW। हाँ, ये थ्रू मतलब फेंकना क्रिया का पास्ट टेंस है। बिल्कुल। भूतकाल। जैसे ही थ्रू द बॉल, उसने गेंद फेंकी। सही। हाँ, और लोग अक्सर इसे थ्रू, THROUGH से कंफ्यूज कर सकते हैं, हालांकि मतलब बिल्कुल अलग है कि माध्यम से या पूरा। हाँ, वो अलग है। लेकिन हमारे स्रोत में इससे मिलता जुलता शब्द है थरो,
THOROUGH। हाँ, थरो। इसका मतलब है पूर्ण, विस्तृत या बारीकी से किया हुआ। बिल्कुल, जैसे ही डिड अ थरो चेक। उसने पूरी जांच की। तो थ्रू और थरो स्पेलिंग में काफी अंतर है, EW बनाम OUGH। और अर्थ भी बिल्कुल अलग। ये दिखाता है कि सिर्फ सुनने पर नहीं, स्पेलिंग पर ध्यान देना कितना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक तिकड़ी लेते हैं जो अक्सर साथ में कंफ्यूजन पैदा करती है। वेन, वेन और वेन सुनने में बहुत करीब लगते हैं। हाँ, ये क्लासिक होमोफोन्स हैं। पहला वेन, VAIN। इसका मतलब है व्यर्थ, बेकार या निरर्थक। हाँ, जैसे हिज एफर्ट्स वर इन वेन, उसके प्रयास व्यर्थ गए। और हाँ, इसे अहंकार या घमंड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेन पर्सन। अच्छा, दूसरा है वेन, VEIN। ये है नस या शिरा जिनमें खून बहता है। ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स, खून नसों से बहता है। सही। और तीसरा वेन, VANE। ये क्या है? यह है दिशा सूचक यंत्र का वो हिस्सा जो हवा की दिशा बताता है। पवनदंड। ओह, अच्छा, जैसे मौसम बताने वाले यंत्र पर लगा होता है। हाँ, वही। द वेदर वेन स्पिन्स, मौसम दिशा सूचक घूमता है। तो तीनों की स्पेलिंग अलग, मतलब अलग, पर आवाज लगभग एक। बिल्कुल, यहाँ तो संदर्भ ही एकमात्र सहारा है। तो ये थे कुछ ध्वनि वाले धोखे। अब आगे बढ़ते हैं उन शब्दों की तरफ जहां स्पेलिंग थोड़ी मिलती जुलती है और यही समानता कंफ्यूजन पैदा करती है। हाँ, कंफ्यूजिबल्स, जैसे सूट और स्वीट, दोनों थोड़े औपचारिक संदर्भों में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, सूट, SUIT का मतलब तो ज्यादातर लोग जानते हैं, कपड़ों का सेट, जी। जैसे कोट पैंट का सूट। या सलवार कमीज का सेट। हाँ, ही बॉट अ न्यू सूट। जी। उसने एक नया सूट खरीदा। इसका एक और मतलब उपयुक्त होना भी होता है, क्रिया के रूप में, पर हम अभी संज्ञा वाले अर्थ पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। और अगर इसी में आखिर में एक ई जोड़ दें जी। तो बनता है स्वीट, SUITE। हाँ, स्वीट। इसका मतलब होता है होटल वगैरह में एक साथ जुड़े हुए कमरों का समूह, हाँ, अक्सर ज्यादा आलीशान। जैसे वी स्टेड इन अ रॉयल स्वीट। हम एक शाही स्वीट में रुके थे। जी, और संगीत में भी स्वीट का प्रयोग होता है रचनाओं के समूहों के लिए। तो कह सकते हैं कि वो अतिरिक्त ई आपको अतिरिक्त कमरे या संगीत दिलाता है। हाँ हाँ, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। जी, एक और दिलचस्प जोड़ा है स्टैच्यू और स्टैच्यूट। ये सुनने में भी काफी करीब लगते हैं। बिल्कुल। स्टैच्यू, STATUE का मतलब है मूर्ति या प्रतिमा। जैसे द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इज फेमस, बुद्ध की मूर्ति प्रसिद्ध है। ये कला और शिल्प से जुड़ा शब्द है। सही। दूसरी तरफ है स्टैच्यूट, STATUTE। इसका क्या मतलब है? स्टैच्यूट का मतलब है कोई लिखित कानून, अधिनियम या विधि जो किसी विधान मंडल द्वारा पारित किया गया हो। ओह अच्छा, कानून। हाँ, जैसे द न्यू स्टैच्यूट वाज इन्फोर्स्ड, नया अधिनियम लागू किया गया। तो देखिए, एक कला है, दूसरा कानून। यहाँ यू और टी का हेर फेर अर्थ को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। कमाल है। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो स्वभाव, व्यवहार या नियंत्रण से जुड़े हैं और अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। पहला है टेम्परेंस, TEMPERANCE। टेम्परेंस, इसका मतलब है संयम, आत्मनियंत्रण, खासकर खाने पीने या भावनाओं में अति न करना। मिताहार भी कह सकते हैं। अच्छा, संयम, जैसे टेम्परेंस इन डाइट इज गुड, आहार में संयम अच्छा है, ये एक गुण है। जी, एक गुण। और इससे मिलता जुलता लगता है टेम्परमेंट, TEMPERAMENT। हाँ, टेम्परामेंट। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का स्वाभाविक चरित्र, मिजाज या मनोवृत्ति। मतलब उसका स्थायी व्यवहार कैसा है। जैसे ही हैज अ काम टेम्परमेंट। उसका स्वभाव शांत है। बिल्कुल। तो टेम्परेंस एक अभ्यास या गुण है जिसे अपनाया जा सकता है, जबकि टेम्परामेंट किसी का मूल स्वभाव है। समझ गई। और दो और शब्द हैं इसी कड़ी में, टेम्पर और टैम्पर। हाँ जी, टेम्पर, TEMPR का मतलब भी स्वभाव या मिजाजी होता है, लेकिन अक्सर इसका इस्तेमाल गुस्से के संदर्भ में होता है। ओह अच्छा, जैसे ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना आपा खो दिया, यानी गुस्सा हो गया। बिल्कुल, जबकि टेम्पर, TAMPER, यहाँ ई की जगह ए है। हाँ, और इसका मतलब है किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करना,
खासकर गुप्त रूप से या नुकसान पहुंचाने के इरादे से। जैसे डोंट टैम्पर विथ एविडेंस, सबूतों से छेड़छाड़ मत करो। सोचिए, एक अक्षर बदलने से बात संयम और गुस्से से छेड़छाड़ तक पहुंच गई। है ना? स्पेलिंग का ये खेल जारी रहता है, टेम्पोरल और टेम्पररी में भी। दोनों समय से जुड़े लगते हैं। हाँ, लगते हैं। टेम्पोरल, TEMPORAL का मतलब है सांसारिक, दुनियावी, जो आध्यात्मिक न हो। मतलब इस जीवन से संबंधित। जी, टेम्पोरल लाइफ इज टेम्पररी, सांसारिक जीवन अस्थायी है। और टेम्पररी, TEMPORARY, इसका मतलब है अस्थायी, जो थोड़े समय के लिए हो, स्थायी न हो। जैसे दिस जॉब इज टेम्परेरी, ये नौकरी अस्थायी है। तो एक दुनियावी है, दूसरा अल्पकालिक। ठीक है, अब व्यवहार और गुणों से जुड़े शब्दों की बात करते हैं। टॉलरेबल और टॉलरेंट, ये भी काफी नजदीकी लगते हैं। हाँ, लगते हैं। टॉलरेबल, TOLERABLE का मतलब है सहनीय, जिसे बर्दाश्त किया जा सके, जो बहुत बुरा ना हो। जैसे द पेन वॉज बेयरली टॉलरेबल, दर्द बमुश्किल सहनीय था। ये किसी स्थिति या चीज की गुणवत्ता बताता है। सही। और टॉलरेंट, TOLERANT, हाँ, टॉलरेंट। इसका मतलब है सहिष्णु, यानी दूसरों के विचारों, विश्वासों या व्यवहारों के प्रति धैर्य और सम्मान रखने वाला व्यक्ति। जैसे बी टॉलरेंट टुवर्ड अदर्स, दूसरों के प्रति सहिष्णु बने। ये एक व्यक्तिगत गुण या रवैया है। बिल्कुल। तो एक है बर्दाश्त करने लायक, टॉलरेबल, दूसरा है बर्दाश्त करने वाला, टॉलरेंट। समझ गए। अच्छा, शहरी जीवन से जुड़े दो शब्द हैं, अर्बन और अर्बेन। क्या इनमें भी कोई बारीक फर्क है? हाँ, बिल्कुल है। अर्बन, URBAN, इसका तो सीधा सा मतलब है शहरी, शहर से संबंधित। जैसे अर्बन लाइफ इज फास्ट, शहरी जीवन तेज है। और अर्बेन, URBANE, इसमें बस आखिर में ई जुड़ा है। और वो ई ही सारा फर्क डालता है। अर्बेन का मतलब होता है शिष्ट, विनम्र, सुसंस्कृत और सामाजिक रूप से कुशल, खासकर पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये शहर में रहने वाले व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार को दर्शाता है। जैसे ही वॉज एन अर्बेन जेंटलमैन, वह एक शिष्ट सज्जन थे। तो अर्बन जगह से जुड़ा है, अर्बेन व्यवहार से। एकदम। वाह, ये तो दिलचस्प है। एक अक्षर ने शहर को शिष्टाचार में बदल दिया। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और उदाहरण है, जहां सिर्फ एक अक्षर, ओ बनाम ई, अर्थ को पूरी तरह पलट देता है। वोरासिटी और वेरासिटी। वोरासिटी, VORACITY, ये क्या है? वोरासिटी का मतलब है प्रचंड भूख या तीव्र लालसा, चाहे वो भोजन के लिए हो, ज्ञान के लिए हो या किसी भी चीज के लिए। एक तरह की अतृप्ति। ओहो, भूख। हाँ, जैसे हिज वोरासिटी फॉर नॉलेज इज हाई, ज्ञान के लिए उसकी भूख या लालसा तीव्र है। इसमें ओ है, जैसे मुंह खुला हो भूख से, याद रखने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा। और वेरासिटी, VERACITY, ई के साथ। वेरासिटी का मतलब है सच्चाई, सच्चाई, यथार्थता, किसी बयान या दावे की सच्चाई। जैसे वेरीफाई शब्द से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। द वोरासिटी ऑफ हिज क्लेम इज प्रूवन, उसके दावे की सच्चाई साबित हो चुकी है। तो एक है भूख, वोरासिटी, दूसरी है सच्चाई, वेरासिटी। कितना बड़ा अंतर। बहुत बड़ा, वाकई। ये दिखाता है कि हर अक्षर मायने रखता है। जहाँ एक शब्द क्रिया होता है और दूसरा उसी से मिलती जुलती स्पेलिंग वाला शब्द कोई अवस्था, गुण या चीज बताता है। हाँ, ये भी भ्रम पैदा कर सकता है, जैसे सिवियर और सिवर। सिवियर, SEVERE, ये तो विशेषण है, एडजेक्टिव, मतलब कठोर, गंभीर, तीव्र। जैसे He suffered a severe injury, उसे गंभीर चोट लगी। बिल्कुल। और सेवर, SEVER, आखिर का ई हटा दे तो? हाँ, तो ये क्रिया बन जाता है, वर्ब, जिसका मतलब है काटना, काटकर अलग करना या संबंध तोड़ना। जैसे they severed the rope, उन्होंने रस्सी काट दी। या फिर they decided to sever ties, उन्होंने संबंध तोड़ने का फैसला किया। ठीक है, एक और उदाहरण, सफर और सफिक्स दिखने में थोड़े समान हैं। हाँ, है। सफर, SUFFER, ये क्रिया है, मतलब पीड़ा सहना, कष्ट भुगतना, किसी चीज से ग्रस्त होना। जैसे he suffered a lot after the loss, नुकसान के बाद उसने बहुत कष्ट झेला। सही। और सफिक्स, SUFFIX, हाँ, सफिक्स। ये बिल्कुल अलग चीज है। ये व्याकरण से जुड़ा एक संज्ञा है, नाउन। इसका मतलब है प्रत्यय। प्रत्यय।
ओह अच्छा, जो शब्द के आखिर में लगता है। हाँ, वो अक्षर या अक्षर समूह जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ या रूप बदल देता है। जैसे काइंडनेस में नेस एक सफिक्स है। तो कहाँ पीड़ा सहना और कहाँ व्याकरण का शब्द। बिल्कुल अलग। ये तिकड़ी भी काफी आम है और कंफ्यूज कर सकती है। टायर, टायर और टीयर। हाँ, यहाँ स्पेलिंग और मतलब दोनों में फर्क है। पहला टायर TIRE। हाँ, ये क्रिया है, मतलब थक जाना या ऊब जाना। हाँ, ही टायर्स इजीली, वो आसानी से थक जाता है। और टायर TYRE, टायर TYRE ये संज्ञा है, मतलब गाड़ी का टायर। द टायर गॉट पंक्चर्ड। टायर पंक्चर हो गया। हाँ, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि ये ब्रिटिश अंग्रेजी की स्पेलिंग है, TYRE। अमेरिकन अंग्रेजी में टायर के लिए भी TIRE ही लिखते हैं। ओहो, मतलब अमेरिकन स्पेलिंग में टायर और थकना दोनों TIRE। जी हाँ, इससे और कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो संदर्भ और आप कौन सी अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और तीसरा शब्द है टियर, TIER। हाँ, टियर। टियर, TIER, ये भी एक संज्ञा है। इसका मतलब है स्तर, परत या पंक्ति। खासकर जो एक के ऊपर एक सजे हों। जैसे केक की परतें। हाँ, या स्टेडियम में बैठने की पंक्तियां। द केक हैड 3 tiers। केक में 3 परतें थीं। तो थकना टायर, गाड़ी का चक्का टायर टायर और परत टियर तीनों अलग। तीनों अलग। स्थिति या अवस्था बताने वाले शब्दों का एक और जोड़ा है अपराइट और अपटाइट। अपराइट, UPRIGHT। इसके 2 मुख्य मतलब हैं। एक तो सीधा खड़ा हुआ, लंबवत। जैसे he stood upright, वो सीधा खड़ा था। और दूसरा मतलब है ईमानदार, सच्चा, नेक। जैसे an upright citizen। एक ईमानदार नागरिक। सही। और अपटाइट, UPTIGHT। हाँ, अपटाइट। अपटाइट का मतलब है तनावग्रस्त, चिंतित, चिड़चिड़ा या बहुत ज्यादा औपचारिक और आसानी से परेशान हो जाने वाला। अच्छा, जैसे डोंट गेट अपटाइट अबाउट इट, इस बात पर तनावग्रस्त मत हो। तो एक सीधा और सच्चा है, दूसरा तनाव में। जी। अब आखिर में कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो अमूर्त विचारों या अवधारणाओं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। यहाँ सही शब्द का चुनाव शायद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सूक्ष्म भावनाओं या विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे यूनियन और यूनिटी। यूनियन, UNION, इसका मतलब है संघ, संगठन, मिलन या जुड़ने की क्रिया। जैसे ट्रेड यूनियन। हाँ, द यूनियन प्रोटेस्टेड, संघ ने विरोध किया। जबकि यूनिटी, UNITY, का मतलब है एकता, एक होने की भावना या अवस्था। जैसे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में बल है। सही। तो यूनियन एक समूह या प्रक्रिया है और यूनिटी एक महसूस की जाने वाली अवस्था या सिद्धांत है। समझ गए। अच्छा, जीवन के दो बहुत अलग पहलू, वोकेशन और वेकेशन, यहाँ भी अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। हाँ, स्पेलिंग में सिर्फ O और A का फर्क है। वोकेशन, VOCATION। इसका मतलब है कोई खास पेशा, व्यवसाय या जीवन का कार्य, इसके लिए व्यक्ति महसूस करे कि उसे चुना गया है या उसके अंदर से आवाज आती है। हाँ, बिल्कुल। एक तरह का कॉलिंग या जुनून। टीचिंग इज हर वोकेशन। शिक्षण उसका जुनून या जीवन उद्देश्य है। और वेकेशन, VACATION। ये तो हम सबका पसंदीदा है, छुट्टी, अवकाश। हाँ, वी आर ऑन वेकेशन, हम छुट्टी पर हैं। तो एक है जीवन का उद्देश्य, दूसरी है उससे छुट्टी। हाँ हाँ सही। अब देखते हैं नैतिकता और तकनीक के क्षेत्र से दो शब्द, वर्चुअस और वर्चुअल। वर्चुअस, VIRTUOUS। इसका मतलब है सदाचारी, गुणी, नैतिक रूप से उत्तम। हाँ, वर्चू यानी सद्गुण से बना है। शी इज अ वर्चुअस वुमन, वह एक सदाचारी महिला है। और वर्चुअल, VIRTUAL। इसका मतलब है आभासी, जो वास्तव में मौजूद ना हो पर कंप्यूटर तकनीक या अन्य साधनों से वैसा होने का प्रभाव दे। जैसे वर्चुअल रियलिटी गेम्स, आभासी वास्तविकता वाले खेल। बिल्कुल। तो एक नैतिकता से जुड़ा है, दूसरा तकनीक से। तो ये थी अंग्रेजी के कुछ पेचीदा और मिलते जुलते शब्दों की हमारी पड़ताल। इस सबसे मुख्य बात क्या निकल कर आती है? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो ये है कि अंग्रेजी और शायद कई और भाषाओं में भी शब्दों के सही अर्थ तक पहुंचने के लिए सिर्फ सुनना काफी नहीं है। हमें उनकी आवाज यानी प्रोनंसिएशन, उनकी लिखावट यानी स्पेलिंग, और सबसे बढ़कर वो किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, इन तीनों पर बारीकी से ध्यान देना होगा।
हाँ, संदर्भ सच में बहुत मायने रखता है। हर बार ये बात सामने आती है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये हमें भाषा की गहराई और उसकी सूक्ष्मता का एहसास कराता है। सही शब्द चुनना सिर्फ गलतफहमी से नहीं बचाता, बल्कि बल्कि हमारी सोच को, हमारी बात को ज्यादा वजनदार, ज्यादा सटीक बनाता है।